हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल ऑलराउंडर स्टडी व्यू में स्वागत है। आज हम लोग इंडियन पॉलिटिक्स से एम लक्ष्मीकांत बुक से हम लोग आज लेक्चर देखेंगे। ये जो है भारत की जो राज्य व्यवस्था यह बुक है, यह सिविल सेवा के परीक्षा हेतु बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और इस बुक को पूरा आप लोगों ने अगर पढ़ लिया है, अच्छे से रीडिंग कर लिया है, तो आपको पॉलिटिकल में दूसरा कोई भी बुक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है, क्योंकि इसमें टॉपिक वाइज हर पॉइंट को अच्छे तरीके से समझाया गया है। ठीक है ना। तो अगर आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसे देखते हैं और स्टडी करते हैं और हर टॉपिक का नोट्स बनाकर अगर चलते हैं, तो फिर आप लोगों को रिवीजन करने में बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही आसानी होगा, ताकि अगर आप उसे दोबारा एक बार अगर देख भी ले तो उस चीज़ को आप कभी ना भूलें। ठीक है। तो ये बुक जो है थोड़ा लंबा है, लेकिन प्रोसेस इसका बहुत ज़्यादा लंबा है और थोड़ा इसमें मेहनत ज़्यादा लगेगी। क्योंकि देखिए, अगर कोई भी काम अगर शिद्दत या पूरी मेहनत लगन से अगर किया जाए तो वो चीज़ सफल हो जाता है। ठीक है। कोई भी काम अपने आप में आसान नहीं होता, लेकिन उसे पूरा करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है। तो इसे पढ़ने के लिए पूरी मेहनत और लगन की आवश्यकता है। तो हम लोग अपना जो है पेशेंस को बनाए रखेंगे, तभी इस बुक को पूरा कवर कर पाएंगे। क्योंकि जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं उसके लिए ये बहुत बहुत ही अच्छा बुक है। और इसे पढ़ने के बाद सारे प्रॉब्लम जितने भी कन्फ्यूजन होंगे पॉलिटिकल साइंस में सारे दूर हो जाएंगे। ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये जो इंडियन पॉलिटिक्स का बुक है एम लक्ष्मीकांत का, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, इस बुक की खासियत के बारे में। ठीक है। तो देखिए, इसमें इस बुक की खासियत ये है कि इसमें कुल 11 भाग हैं। और प्रत्येक भाग में कम से कम तो 10 टॉपिक, 11 टॉपिक, किसी में 8 टॉपिक दिया हुआ है और टॉपिक वाइज समझाया गया है। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले भाग 1 से स्टार्ट करेंगे कि भाग 1 में क्या दिया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भाग 1 में दिया हुआ है संवैधानिक ढांचा, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। ठीक है। और संवैधानिक ढांचा के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर पूरे 11 पॉइंट है। और वो 11 पॉइंट कौन कौन से है, आइए देखते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है हमारा, पहला टॉपिक है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसे हम लोग कहते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। दूसरा है संविधान का निर्माण, जिसे हम लोग बोलते हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा है संविधान की प्रमुख विशेषता, जिसे हम लोग सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। चौथा है संविधान का प्रस्तावना, जिसे हम लोग प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। पांचवा है संघ एवं इसका क्षेत्र, जिसे हम लोग यूनियन एंड इट्स टेरिटरी कहते हैं। छठा है नागरिकता, जिसे हम लोग सिटीजनशिप कहते हैं। सातवां है मूल अधिकार, जिसे हम लोग फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। और आठवां है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम लोग डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। और नौवां है मूल्य कर्तव्य, जिसे हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं। और 10वां है संविधान का संशोधन, जिसे हम लोग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और 11वां है संविधान की मूल संरचना, जिसे हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो ये हमारे जो एक भाग है, इसमें हमारा पूरे 11 टॉपिक हैं। ठीक है। तो 11 टॉपिक पढ़ने के लिए बहुत सारे पेशेंस की आवश्यकता है। ये जो वीडियो है बहुत ही लंबा चलने वाला है और लेक्चर को आप लोगों को पूरी तरह से समझना होगा। इसके लिए आप लोग अगर एक नोटबुक रखते हैं अपने आसपास और सारे चीज़ को, जो जो मेन पॉइंट है उसे आप लोग नोट अगर करते जाते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक जिसे हम लोग कहते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में हम लोग जानते हैं किसका, हमारे पॉलिटिकल में इसका क्या रहस्य है। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा ये फर्स्ट भाग 1 है। भाग 1 का फर्स्ट टॉपिक है, जिसे हम लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कहते हैं, यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो इसमें दिया हुआ है, एकदम आराम से समझने की ज़रूरत है और पूरे
ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है। हर पॉइंट को समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर एक बार जो आप चूक गए तो फिर वो मौका बार बार नहीं आता, क्योंकि अभी के टाइम में टाइम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, हर एक समय कीमती है, ठीक है। तो इसीलिए समय को ख़राब ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, पहला पॉइंट दिया हुआ है कि भारत में, 1 सेकेंड सॉरी, देखिए पहले दिया हुआ है कि भारत में ब्रिटिश जो है, भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए और महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। कंपनी, जिसके कार्य अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थे, उन्होंने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। देखिए इस पॉइंट को हम लोग समझते हैं। पहले जो था, भारत में ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1600 ईस्वी में हमारा देश आया। भारत किस लिए आया? तो व्यापार करने के उद्देश्य से आया। तो वो लोग जब भारत आए व्यापार करने के लिए, तो उनके पास बातचीत करने का कोई तो तजुर्बा होना चाहिए, कोई तो तर्क वितर्क होना चाहिए, ताकि वो व्यापार के बारे में बोल सके, उन्हें व्यापार करने का कुछ अनुमति दिया जाए। तो महारानी एलिजाबेथ जो थी उसे पहले से ही प्रथम चार्टर अधिनियम के द्वारा उसे भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त था। तो उसी के बदौलत जो है, महारानी एलिजाबेथ के बदौलत ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना 1600 ईस्वी में व्यापार करने के लिए हमारे देश भारत आए। किसके बदौलत आए? तो महारानी एलिजाबेथ के मदद से, ठीक है। क्योंकि महारानी एलिजाबेथ जो थी उसे पहले से ही अधिकार प्राप्त था, बस उसने अनुमति दी किसे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। कब? तो 1600 ईस्वी में। तो जब वो लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश भारत आए, तो फिर उसके बाद जो है 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी पर अधिकार प्राप्त कर लिया। पहले तो वो लोग आए व्यापार करने के लिए, फिर धीरे धीरे जब उन लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ होने लगा तो फिर उनके मन में लोभ हो जाती है। देखिए, अगर किसी इंसान को अगर ज़्यादा लाभ मिलने लग जाए ज़रूरत से ज़्यादा, तो उसके मन में क्या आ जाती है? उसके मन में लोभ उत्पन्न हो जाता है, और जब लोभ उत्पन्न हो जाता है तो वो हर प्रकार का कार्य करवा सकता है। तो उसी तरह से ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का था कि उन्होंने वो लोग जब आए तो धीरे धीरे अपने कार्य में उन्नति देखने लगे, अपने व्यापार में उन्हें बहुत ज़्यादा तरक्की मिलने लगी। तो फिर उन्होंने क्या किया? 1765 ईस्वी में पहले बंगाल पर, फिर उसके बाद बिहार पर, फिर उड़ीसा पर दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया। तो वो मालिक हो गया, मालिक समझने लगा अपने आप को। फिर देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है, देखिए इसके तहत भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। फिर उसके बाद 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत की शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष अपने हाथों में ले लिया, और यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा। देखिए, फिर उसने जब बंगाल और बिहार और उड़ीसा पर अपना अधिकार जब प्राप्त कर लिया, तो फिर वो उसके बाद जो है वो अपना परिणाम को जारी रखा और तरह तरह के व्यापारिक संबंध करते गए। फिर उसके बाद जो है उनका जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का जो कंपनी का जो शासन था हमारे देश में 1773 से 1858 तक चला। कब तक चला? 1773 से 1858 तक चला। फिर उसके बाद 1858 से 1947, यानी कि जब तक हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब तक ताज का शासन हो गया। तो यानी कि 1773 से 1858 तक किसका शासन था? ब्रिटिश शासन का, ठीक है। फिर उसके बाद जो है 1858 में सिपाही विद्रोह के कारण शासन जो है ताज के हाथों में आ गया। ताज का शासन, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का जिस तरह से शासन होता है ना, उसी तरह से ताज का एक शासन था, ठीक है। और वो शासन जो है हमारे जब देश स्वतंत्रता जब प्राप्ति हुई थी, यानी कि 15 अगस्त 1947 तक ताज का शासन रहा, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत में एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई, और 1934 ईस्वी में M.N. रॉय, जो कि भारत में साम्यवाद आंदोलन के प्रणेता थे,
उसके द्वारा दिए गए सुझाव को अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान को अस्तित्व में आया। देखिए, फिर उसके बाद जब स्वतंत्रता हम लोगों को देश में प्राप्त हो गई, स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद फिर लोगों को लगा कि अगर हमारे देश में संविधान का मतलब नियम लागू होना। जब तक देखिए किसी के पास अगर नियम कानून नहीं हो, डिसिप्लिन नहीं हो, तो वो क्या हो जाता है, पूरा अलबेला हो जाता है, ठीक ना। मतलब जो नहीं करने का वो कर सकता है, उसको पूरी तरह से आज़ादी है, वो कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए जो है पहले हमारे देश में संविधान नहीं था, तो नहीं था इसीलिए कभी वो अंग्रेज आकर के हमारे देश में शासन करते थे और तरह तरह के शासन अत्याचार कर कर के फिर वो चले जाते थे। तो इसी सब को कम करने के लिए हमारे देश में एक संविधान का होना ज़रूरी था। ये एहसास कब हुआ, ये जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद हाँ एहसास हुआ कि नहीं, हमारे देश में भी एक संविधान होना चाहिए। क्योंकि सारे देशों में संविधान था, लेकिन एकमात्र हमारा ऐसा देश ही था जहाँ पर संविधान नहीं था। तो फिर 1934 ईस्वी में M.N. रॉय, जो कि भारत में एक साम्यवाद आंदोलन के प्रणेता थे, उन्होंने सुझाव को अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया। पहले क्या हुआ, संविधान सभा का गठन किया, कब, 1946 में। फिर उसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान को अस्तित्व में लाया गया। यानी कि 1946 में जब संविधान सभा का गठन हुआ तो गठन पूरी तरह से सपोर्ट में आ गया कि नहीं, करना तो है लेकिन बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह से 26 जनवरी 1950 को पूरा इसे गठन कर दिया गया, संविधान को अस्तित्व में लाया गया। फिर उसके बाद देखिए क्या हुआ, बताते। देखिए फिर उसके बाद संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई। तथापि ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं ऐसी थी जिसके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिवत रूपरेखा निर्मित की गई और इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। इन घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा इस प्रकार है। देखिए, जब हमारा संविधान बना था तो पूरा तरह से नहीं बना, मतलब कुछ न कुछ अधूरा था। तो इसे पूरा करने के लिए थोड़ा उस देश से थोड़ा उस देश से कुछ न कुछ संविधान को अपनाया गया, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब से संविधान को अपनाया गया तो उसके बाद राजतंत्र पर कुछ न कुछ गहरा प्रभाव भी देखने को मिला। कुछ अच्छे भी प्रभाव मिले और कुछ बुरे प्रभाव भी मिले। तो उसमें से क्या है वो हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, पहला जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का कंपनी का जो शासनकाल था वो 1773 से 1858 ईस्वी तक चला। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो 1773 से 1858 ईस्वी तक चला। तो देखिए, सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। तो ये जो एक्ट जब पारित हुआ तो इसकी अपनी एक विशेषता थी, क्योंकि देखिए अंग्रेज लोग जब भी कोई कानून पारित करते थे, एक्ट करते थे, तो उसमें उनका कोई रीज़न होता था। बिना वो कोई रीज़न का, बिना मुनाफे का कोई भी सौदा नहीं करते थे, ये उनका पुराना धंधा है, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट स्टार्ट किया। तो देखिए इस कंपनी में क्या हुआ बताते हैं। देखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था और इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली और इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। देखिए 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया इससे जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कार्य में अपना रेगुलरली मेंटेनेंस करने का पहला कदम था और ये जो कदम था उसका ये पूरी तरह से सफल भी हुआ। तो सफल भी हुआ तो इसकी कुछ तो विशेषताएं जरूर होंगी। तो आइए इसकी विशेषताओं को देखते हैं। देखिए, इस अधिनियम की एक विशेषता ये है कि इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दे दिया गया। ये पहला पॉइंट है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसे कवर करते जाइएगा। देखिए,
बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दे दिया गया। किस एक्ट के तहत? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि बंगाल का गवर्नर को का गवर्नर जनरल पद दे दिया गया और एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। और उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। तो ये जो पॉइंट है हमारा कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दे दिया गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है। और इसके अनुसार जो थे 4 सदस्य कार्यकारी परिषद का गठन किया करते थे और इसमें पहले गवर्नर जो थे वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? गवर्नर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के जो गवर्नर थे बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसी के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। पहले क्या था कि पहले कोई नियम कानून, कोई रूल रेगुलेशन नहीं था, तो सभी जो गवर्नर थे एक दूसरे से अलग थे, ना मिलना ना जुलना, कोई लेन देन नहीं। सब अपने अपने राज्य में बहुत खुश थे, अपना अपना कार्य करते थे, बस उतना तक ही लगाव था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गया। अधीन तो होना ही था क्योंकि बंगाल तो उनके कवर में था, बिहार, बंगाल और उड़ीसा उनके कवर में था। तो मद्रास एवं बम्बई के जो गवर्नर थे उन्हें बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन होना पड़ा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट। इस अधिनियम के अंतर्गत कोलकाता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। देखिए 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसी के अंतर्गत कोलकाता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ये भी हमारा मेन पॉइंट है कि कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो 1774 ईस्वी में। और किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत? तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और इसी में मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश शामिल किए गए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इस तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया। तो जो कर्मचारी थे और खुद का जो व्यापार करते थे उन्हें मतलब कि किसी प्रकार का घूसखोरी लेने पर प्रतिबंधित कर दिया गया। किस एक्ट के तहत? तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है। अब देखिए 5वां पॉइंट है, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया और इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। देखिए अगर किसी प्रकार का कोई चीज़ रिपोर्ट आता है तो सबसे पहला इसका जानकारी किसे देना है? ब्रिटिश सरकार को, ठीक है। एकदम सख्त कानून हो गया, कानून ना इधर का टिसमिस ना इधर का टिसमिस, जो है सो है। मतलब कि ना कोई आर कर सकता है ना पार कर सकता है। जो नियम कानून बनाए गए हैं उसके रेगुलर ही चलना है, कोई भी काम अलग से नहीं करना है। तो इसका जो कोई भी अगर असर पड़ता है खराब तो इसका जानकारी जो है सबसे पहले ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक है। ये किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पर। देखिए फिर उसके बाद 1773 के बाद आया 1784 का पीटर्स इंडिया एक्ट। अब 1773 का एक्ट तो आया, बहुत सारे कानून नियम जो भी थे उस पर तो हर कोई अमल किया ही किया। फिर उसके बाद आया 1784 का पीटर्स इंडिया एक्ट। अब इसमें देखिए क्या हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पीटर्स इंडिया एक्ट 1784 को अस्तित्व में लाया गया। देखिए 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उतना शासन होने के बावजूद भी उसे लगा कि नहीं इसमें कोई ना कोई कमियां है, तो फिर से उन्होंने दूसरा एक्ट पारित किया और उस एक्ट का नाम है पीटर्स इंडिया एक्ट। और ये कब लागू हुआ? 1784 में। अब इसके अलग नियम, अलग कानून और अलग विशेषताएं, तो आइए देखते हैं। देखिए 1784 का पीटर्स इंडिया एक्ट की विशेषताएं,
पहले तो इसमें कंपनी की राजनीतिक और वाणिज्य कार्यों का पृथक कर दिया गया, यानी कि जो राजनीतिक था उसे अलग और वाणिज्य जो काम है उसे अलग कर दिया गया। इसकी ये पहली विशेषता थी। मतलब पहले सारे काम एक ही में होते थे, लेकिन जब से 1784 का पीटर्स इंडिया एक्ट लागू हुआ तो इसमें राजनीतिक कार्य अलग और वाणिज्य कार्य अलग अलग हो गए, मतलब दोनों का बंटवारा हो गया। नेक्स्ट है हमारा, इसके निर्देशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर नाम से एक नए निकाय का गठन कर दिया गया और इस प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। अब देखिए 1784 का जो पीटर्स इंडिया एक्ट हुआ, इसमें निर्देशक मंडल जो थे कंपनी का, जो मतलब व्यापारिक जो मामले थे उसको अनुमति तो दे दिया गया, लेकिन जो राजनीतिक मामलों का जो प्रबंधन था उसके लिए अलग से एक नियंत्रण बोर्ड का गठन कर दिया गया, जिसे हम लोग बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं। मतलब अलग कार्य होंगे तो उसका अलग डिपार्ट होगा और जो अलग कार्य होगा उसका अलग डिपार्ट होगा। मतलब अलग अलग चीज़ का एक एक मेन इंसान होना ज़रूरी है, तभी हर काम सुटेबल ढंग से होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। तीसरा है, नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक या फिर सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। जिसे नियंत्रण बोर्ड बनाया गया उसके पास ये पावर था कि वह जो ब्रिटिश सरकार का जितना भी कंट्रोलर है, सभी भारतीय नागरिक को सरकार का राजस्व गतिविधियों को वो नियंत्रण करे, मतलब वो कंट्रोल कर सके। उसमें इतना पावर उसे दिया गया था, किसे? नियंत्रक बोर्ड को। ठीक है, पहले ये सब नहीं था, लेकिन जब 1784 का पीटर्स इंडिया एक्ट लागू हुआ तो फिर नियंत्रक बोर्ड को जो है यह पावर दे दिया गया कि वो जितने भी सरकारी कार्य होते हैं सबको वो नियंत्रण कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला कारण ये था कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया और दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। तो देखिए इस प्रकार से दो कारण में महत्वपूर्ण हो गया। पहला तो हो गया कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया और दूसरा जो है ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के काम और उसके प्रशासन पर नियंत्रण पूरी तरह से हो गया। ठीक है, फिर देखिए उसके बाद आया 1833 का चार्टर अधिनियम। तीसरा है आया 1833 का चार्टर अधिनियम। अब इसके रूल नियम अलग अलग होंगे, दो तो हो गया, ये तीसरा है। देखिए ब्रिटिश भारत के केंद्रीयकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था और इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार है। पहली विशेषता ये है कि इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहले तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल गवर्नर जनरल, और फिर अब जब बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया तो फिर उसके बाद उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, तो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया किस अधिनियम के तहत? तो 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत। ठीक है, अब देखिए इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूरा नियंत्रण था और लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो ये 1833 का चार्टर अधिनियम है, इसमें भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, ये हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। किस अधिनियम? तो 1833 का चार्टर अधिनियम के अनुसार। और इसी अधिनियम में पहली बार ऐसा हुआ कि जो भी ब्रिटिश कब्जे का संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पूरा नियंत्रण में था, वो जो है उसका पूरी तरह से निर्माण हो गया, सरकार का निर्माण कर दिया गया। अब देखिए दूसरा पॉइंट है इसने भारत और बम्बई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया और भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायकों की असीमित अधिकार प्रदान
कर दिए गए और इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा और नए कानून के तहत बने कानूनी की एक्ट या अधिनियम कहा गया। देखिए पहले का क्या कानून था वो हमने 2 अधिनियम में तो पढ़ लिया। अब जब 1833 का अधिनियम आया तो इसमें क्या कर दिया गया कि मद्रास और जो बम्बई के जो गवर्नर थे उसको अपने पद विधायिका का जो शक्ति था प्रदान था उससे उसको क्या कर दिया गया, वंचित कर दिया गया, हटा दिया गया। और भारत का जो गवर्नर जनरल था उसको पूरे भारत में, ब्रिटिश भारत में विधायिका का जो पद था उसको हटा तो दिया ही, लेकिन उसका जो अधिकार जो था उसको भी पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। और इसके अंतर्गत पहले जो बनाए गए कानून थे वो कानून को नियामक कानून कहा गया कि पहले का जो तुमने कानून बनाया, नियम बनाया, वो जो था क्या था, नियामक कानून था। लेकिन अब जो नया कानून बनेगा वह कानूनी को एक्ट या अधिनियम कहा गया। मतलब अब जो कानून बनेगा एकदम बहुत ही पावरफुल और एकदम परफेक्ट कानून बनेगा। यानी पहले जो किया सो किया वो हटाओ, लेकिन अब हम दूसरा नियम करेंगे और वही परफेक्ट होगा। उसने अपने अनुसार कहा, किसने कहा, 1833 का जो चार्टर अधिनियम था उसके अनुसार। देखिए अब तीसरा पॉइंट पे आते हैं। तीसरा में बोला गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया और अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया और इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। देखिए पहले का जो था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था। वो जो भागदौड़ था कौन सा, पहला 1773 और 1784 का जो एक्ट था वो दोनों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में भागदौड़ थी। फिर लेकिन जब ये 1833 का चार्टर अधिनियम आया तो इसमें क्या हुआ कि जो व्यापारिक निकाय थे उसका गतिविधि जो है पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, हटा दिया गया। और अब जो है नया निकाय बनाया और इसी के तहत कंपनी में जो अधिकारी थे, राजशाही थे, उसका जो विश्वास था कि नहीं हम उत्तराधिकारी, वो एकमात्र विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गया, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया और इसमें कहा गया कि कंपनियों में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरुद्ध इस कारण का प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। तो हमारा जो सिविल सेवा का जो एग्ज़ाम होता है इसका कार्यक्रम जो है 1833 चार्टर एक्ट के तहत ही शुरू हुआ था सबसे पहले। और इसी में कहा गया था कि अगर कोई भी सिविल सेवा या फिर किसी भी कार्यालय संबंधित रोजगार हासिल करना चाहते हैं तो उनको वंचित नहीं किया जाएगा, मतलब उनको रखा जाएगा, लेकिन एक चयन हेतु रखा जाएगा, डायरेक्ट नहीं रह सकता, जिसको चुना जाएगा उसी को रखा जाएगा। तो सिविल सेवा की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई, तो 1833 का चार्टर अधिनियम के अनुसार। ये अच्छा पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा 1853 का चार्टर अधिनियम। अब ये हमारा चौथा पॉइंट आया 1853 का चार्टर अधिनियम। अब इसमें क्या है वो देखते हैं। देखिए 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियम की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था और संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। और इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार है, 1853 से पहले 3 अधिनियम आए और उसके अनुसार जो है यह 1853 जो है ये अंतिम अधिनियम है और बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम इसे माना गया है। कैसे माना गया है वो तो इसकी विशेषता से ही पता चलेगा। तो आइए इसकी विशेषता का अध्ययन करते हैं। देखिए इसकी अधिनियम की विशेषता ये थी कि इस अधिनियम की विशेषता, इसने पहली बार गवर्नर जनरल के परिषद के विधायिक एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया और इसके तहत परिषद में 6 नए परिषद और जोड़े गए और इन्हें विधान परिषद
कहा गया। दूसरे शब्दों में इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। परिषद के इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया और उसमें वही प्रक्रिया अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। इस प्रकार विधायिका की पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी। देखिए 1853 का जो चार्टर अधिनियम था, इसमें क्या किया गया कि छोटे छोटे पार्ट्स में छोटे छोटे कर्मचारी को रखा गया ताकि छोटे छोटे कार्य जल्दी से पूर्ण हो सके। इसकी यही विशेषता थी, पहला यही इसकी विशेषता है। दूसरा देखिए, दूसरा विशेषता यह है कि इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया और इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दिया गया। और इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मेकाले समिति की नियुक्ति की गई। देखिए हमारा मेन पॉइंट ये है कि मेकाले समिति की नियुक्ति कब की गई। ये हमारा क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 1854 में मेकाले समिति की नियुक्ति किस लिए की गई, किस संबंध में की गई। तो ऑप्शन है, देखिए तो हमारा आंसर हो जाएगा भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मेकाले समिति की नियुक्ति की गई। कब? 1854 ईस्वी में। किसके लिए की गई? तो भारतीय सिविल सेवा के संबंध में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इस कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया, लेकिन पूर्व अधिनियम के विपरीत इसमें से किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया और इससे स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था। देखिए इसमें क्या है कि इसके कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया, लेकिन पूर्व अधिनियम के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया। इससे स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। देखिए पहले तो जितने भी नियम थे सारे में रूल और रेगुलेशन था कि नियमित ढंग से इसे करना ही करना है, लेकिन इसमें क्या था कि कोई निश्चित समय का निर्धारण सीमा नहीं था। तो इससे स्पष्ट था कि संसद द्वारा जो भी कंपनी का शासन है किसी भी समय इसका अंत कर दिया जा सकता है, यानी कि हटा दिया जा सकता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया और गवर्नर जनरल के परिषद में 6 नए सदस्य में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया गया। तो इसमें जो है पहली बार जो केंद्रीय विधान परिषद का स्थानीय मतलब प्रतिनिधित्व जब शुरू किया तो गवर्नर जनरल का परिषद जो था 6 नए सदस्य में किया, लेकिन इसमें से 4 का चुनाव जो हुआ वो पहला हुआ बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा का स्थानीय प्रांतीय सरकार द्वारा किया जाना था और इन्होंने किया भी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा आता है ताज का शासन। ताज का शासन जो है यह हमारा 1858 से 1947 तक चला, यानी कि जब तक हमारा देश आज़ाद हुआ था तब तक ये चला। तो ताज का जो शासन था 1858 से 1947 तक। तो इसमें जो पहला अधिनियम है 1858 का भारत शासन अधिनियम, ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम में, इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए
1858 का भारत शासन अधिनियम क्या था? तो इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। और भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम के प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधित शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दिया। देखिए, जब हमारा ताज का शासन आया तो 1858 में इसने पहला शासन अधिनियम लागू किया। और इसमें क्या था कि इस कानून का तो सबसे पहले निर्माण हो गया 1857 के विद्रोह के बाद इसे इस अधिनियम को अपनाया गया। और इसमें जो था कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि जो इसे सिपाही विद्रोह कहा जाने लगा, और भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से यह प्रसिद्ध हुआ। और जब ये प्रसिद्ध हुआ तो पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितने भी कानून, नियम, रेगुलेशन बनाए, सारे को इसने क्या कर दिया? रद्द कर दिया। और अपने शक्ति के बदौलत जो है ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दिया, यानी कि हस्ताक्षर करके उसे हटा दिया गया हमेशा हमेशा के लिए। तो अब तो ताज का शासन चलने लगा और 1858 का जो शासन है वह बहुत ही अच्छा शासन अपने आप में माना गया है पूरे पॉलिटिकल में। देखिए, इस शासन की विशेषता क्या है? पहली विशेषता तो यह है कि इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया और गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। देखिए, इन लोगों का तो क्या है, कुछ नहीं है। जब जैसे जैसे जो एक्ट आते गए अपने अपने वायसराय का नाम चेंज करते गए, अपने अपने पद का नाम चेंज करते गए। पहले आया बंगाल का गवर्नर, फिर उसके बाद कर दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल से क्या कर दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल। अब भारत का गवर्नर जनरल से कर दिया गया भारत का वायसराय। देखिए, ये कैसे कैसे पॉइंट है, तो कवर तो करना ही है। देखिए, भारत का वायसराय कर दिया गया किस अधिनियम के अनुसार? तो 1858 के नियम के अनुसार। और भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बन गए। तो लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के प्रथम वायसराय बन गए किस अधिनियम के तहत? 1858 के शासन अधिनियम के तहत। फिर देखिए, इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निर्देशक कोर्ट समाप्त करके भारत में शासन की द्वैध प्रणाली को समाप्त कर दी। जब ये 1858 का जो नियम आया तो इसने क्या कर दिया? नियंत्रण बोर्ड और निर्देशक कोर्ट को समाप्त कर दिया और भारत में शासन का द्वैध प्रणाली को भी समाप्त कर दिया। फिर अब इसके नियम और इसके रेगुलेशन सारे होने लगे। देखिए, दूसरा है एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया और जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। और यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश अतः सदस्य के प्रति उत्तरदायी था। देखिए, इसमें जो है एक नए पद आए और फिर उसके बाद भारत का जो राज्य सचिव था उसका सृजन कर दिया गया। फिर इसके नियम जो थे अपने अनुसार, मतलब जितने भी पहले कानून नियम थे सबको हटाकर बस उसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव ला करके एक अच्छे तरीके से इसे पेश कर दिया गया। तो इसीलिए इसका नाम जो है कुछ ज़्यादा हो गया पॉलिटिकल के इतिहास में। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया और एक सलाहकार समिति बनाई गई और परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया। देखिए, जब ये हमारा कानून बना तो सबसे पहला काम इसने किया कि इसमें 15 नए सदस्यों को जोड़ा गया परिषद का गठन के लिए। 15 सदस्य तो जुड़ गए, अब सबको अलग अलग अपना अपना एक नाम देना था। तो इसमें जो है एक सलाहकार समिति बनाई गई जो कि परिषद का अध्यक्ष था और उस परिषद के अध्यक्ष को भारत का सचिव बना दिया गया। ठीक है, पहले तो इसमें 15 भारत के सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य को जोड़े गए जिससे परिषद का गठन हुआ और फिर उसे एक सलाहकार समिति बनाई गई और उस समिति के तहत परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। जो परिषद का अध्यक्ष था वही भारत का सचिव कहलाया। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया जो एक निगमित निकाय थी और जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था और इस पर भी मुकदमा
किया जा सकता था। और इसी कानून के तहत यानी कि 1858 अधिनियम के तहत ही भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया। और इसकी एक जो निकाय थी जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। सभी को मुकदमा करने का अधिकार नहीं था, लेकिन जो ये सचिव बनाया गया जिसे भारत का, उसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा लड़ने का पूरा अधिकार था। और इस पर भी यह मुकदमा किया जा सकता था। मतलब ये जो नियम था उस पर भी मुकदमा किया जा सकता है। इसे मतलब हर केस को सुलझाने का इसे ड्यूटीज़ दिया गया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार था, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधिक्षण और उसका नियंत्रण हो सकता था। इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कई विशेष परिवर्तन नहीं किए। देखिए 1858 का कानून का प्रमुख उद्देश्य तो था, लेकिन इसका जो माध्यम है इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधिक्षण हो सकता था, ठीक है। लेकिन इसी कारण उसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई भी ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया, क्योंकि इस पर भी कार्रवाई हो सकती थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 1861, 1892 और 1909 के भारत परिषद अधिनियम। उसके बाद आया हमारा 1861, 1892 और 1909 के भारत परिषद का अधिनियम आया। अब देखिए 1857 की जो महान क्रांति हुई थी उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया, ये जो 1857 की क्रांति है ये हम लोग हिस्ट्री से पढ़ेंगे, क्योंकि ये हिस्ट्री का चैप्टर है। इसमें ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे एक बार देखना बहुत ज़रूरी है। उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खैर इसमें हम लोग पॉलिटिकल के बारे में पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पॉलिटिकल की ही चर्चा करेंगे, ओके। तो 1857 की जो महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। और इस सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 1861 और 1892 और 1909 में 3 नए अधिनियम पारित किए। और 1861 का भारत परिषद अधिनियम और भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। देखिए जब 1857 का क्रांति हुआ तो फिर उसके साथ ब्रिटिश सरकार ने खुद अपने आप में महसूस किया कि अगर भारत में शासन करना है तो भारतीयों का ही सहयोग लेना पड़ेगा, ठीक है। देखिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं। देखिए अगर किसी के घर में किसी का अगर भेद जानना हो तो उस घर के लोगों से ही हेल्प ली जाती है, ठीक है, चाहे वो हेल्प किसी तरह से ली गई हो। तो देखिए घर का बात जो है बाहर कैसे आता है, क्योंकि घर के लोग ही बताते हैं। बाहर के लोग कैसे जानेंगे कि उसके घर में क्या है, नहीं उसके घर में आज क्या पका है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो घर के लोगों से ही पता चलता है। तो उसी तरह से देखिए भारत पर ब्रिटिश ने सोचा कि अगर भारत पर शासन चलाना है तो भारतीयों का ही सहयोग लेना पड़ेगा। तो इसी सहयोग की नीति के तहत ब्रिटिश संसद जो थे उन्होंने 3 अधिनियम को पारित किया। उसमें से पहला था 1861, 1892 और 1909, ठीक है। और 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था वो भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक अपने आप में बहुत ही इसका महत्वपूर्ण भूमिका है। तो वो हम लोग देखते हैं आगे। देखिए 1861 का भारत परिषद अधिनियम की विशेषता क्या थी। देखिए इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल करने की शुरुआत हुई और इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी संबंधी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। देखिए 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम है, ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि अगर हमें इस कानून को बनाना है तो भारतीयों को तो शामिल करना पड़ेगा। तो भारतीयों को शामिल करना पड़ेगा, उसे कुछ तो बड़ा पद देना होगा ताकि उसे अपने आप में लगे कि नहीं मुझ में ये काम करने की क्षमता है। पहले उसे लोभ दिया गया बड़े पद का, ठीक है। तो उसमें से लॉर्ड जो कैनिंग थे उन्होंने 3 भारतीयों को चुना और फिर उसको चुनने के बाद जो है सबसे उसमें से कौन थे, बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा थे और सर दिनकर राव थे। इन तीनों को चुना और फिर भारतीय परिषद में
मनोनीत किया, मतलब इनको शामिल किया अपने तरफ, चाहे वो लोभ दे करके करे या प्यार से करे या झगड़ा से करे, किसी तरह से किया लेकिन किया। ये इसी अधिनियम, किस अधिनियम, 1861 अधिनियम के तहत। नेक्स्ट पॉइंट है, इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को विधायिका शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की, और इस प्रकार इस अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा शुरू हुई केंद्रीयकरण को प्रवृत्ति को उलट दिया और 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ ही अपने चरम पर पहुंच गया। और इस विधायी विकास की नीति के कारण 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वतंत्रता हासिल हो गई। देखिए, जब 1861 का जो अधिनियम आया, तो जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसको पूरी तरह से उलट दिया, और जो 1833 का जो चार्टर अधिनियम था उसी के अनुसार मिलता जुलता ये नियम हो गया। ठीक ना, ये इसका दूसरा विशेषता है। तीसरा देखते हैं। तीसरा है, बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। तो देखिए, विधान परिषदों का गठन कब हुआ था, 1862, 66 और 97 में। कहाँ कहाँ हुआ था, बंगाल में, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में और पंजाब में हुआ था। किस अधिनियम के तहत हुआ, 1861 के तहत ही हुआ। और नेक्स्ट पॉइंट है, इसने वायसराय को परिषद को कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान की गई, और इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी, और इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद का गठन हुआ। देखिए, 1861 का जो अधिनियम था, इसके अनुसार जो है, जो भी कार्य संचालन करते थे उसको जो है बहुत ही ज़्यादा कानून, नियम, रूल, रेगुलेशन करने का, मतलब टाइट करने का शक्ति प्रदान किया गया, कि कोई भी अपने मन से कोई भी काम ना कर सके, जो कहेगा वही करना पड़ेगा। तो इसमें जो था, लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में प्रारंभ किया, कहाँ से, पोर्टफोलियो प्रणाली को पहले मान्यता दी, और इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद का एक सदस्य या अधिक सरकारी विभाग का प्रभारी बनाया जा सकता था, तथा उसे इस विभाग में काउंसिलिंग की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार भी दिया। यानी कि उसे इस प्रकार से बहलाया फुसलाया गया कि अगर आप इस तरह का कार्य करते हैं तो आपको काउंसिलिंग की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिलिंग की स्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया, और ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीना तक हुई। तो इसने क्या किया, वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिलिंग का अध्यादेश जारी करने का आदेश दे दिया, और ऐसा जो अध्यादेश है वो मात्र 6 महीने का ही होता है, इससे ज़्यादा का नहीं होता है। देखिए, फिर उसके बाद आया 1892 के अधिनियम की विशेषता। 1892 की अधिनियम की विशेषता क्या थी, देखते हैं। देखिए, इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विभाग परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, और हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता है। देखिए, बहुमत जो है सरकारी सदस्य का ही रहता है, लेकिन इसमें क्या किया गया, गैर सरकारी सदस्य का संख्या जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया। तो किस अधिनियम के तहत, 1892 अधिनियम के तहत। देखिए, दूसरा है, इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिकों के प्रश्न उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। देखिए, जब विधान परिषद का कार्य में वृद्धि होता है तो वृद्धि करने के लिए बजट पर बहस करना और कार्यपालिका को प्रश्न और उत्तर देने के लिए ये जो है 1892 के अधिनियम से ही इन्हें दे दिया गया, सौंप दिया गया कि आप विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि के लिए बहस कर सकते हैं और क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। ये अनुमति दे दिया गया 1892 के अधिनियम के तहत ही। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषद में गवर्नर को जिला परिषद, नगरपालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिश पर गैर सरकारी सदस्यों का नियुक्ति करने की शक्ति थी। देखिए, जितने भी गैर कानूनी कर्मचारी होते हैं
सारे को इसी अधिनियम के तहत जोड़ा गया। यानी कि घूसखोरी का जो धंधा है वो हमारे 1892 के अधिनियम से ही चलता आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक समिति और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया। हालांकि चुनाव शब्द का अधिनियम में प्रयोग तो नहीं हुआ, लेकिन इससे निश्चित निकाय की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया कहा जाने लगा। यानी कि देखिए, जो अगर जाएगा चुनाव में तो उसका तो नहीं होगा, लेकिन जो सिफारिश करेगा उसका पहले नामांकन होगा। तो वही बात इसमें है कि इसमें निश्चित निकाय की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया को कहा जाने लगा। इन्होंने एक नाम दे दिया कि जो चुनाव है उसका प्रावधान तो होगा, लेकिन सबसे पहले उसका होगा जो सिफारिश करते हैं। ठीक है। देखिए, फिर उसके बाद आया 1909 के अधिनियम की विशेषता। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है और उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय थे। देखिए, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है कौन सा अधिनियम? 1909 का जो अधिनियम है वह मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ये हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए, कहाँ थे हम लोग? 1909 के अधिनियम को ही मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा गया। और इस समय जो है लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। लॉर्ड मार्ले जो थे वो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय थे। लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय कब थे? जब 1909 के अधिनियम लागू थे उस समय। फिर देखिए आगे इसकी विशेषता। इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की और केंद्रीय परिषद में इसकी संख्या 16 से 60 हो गई। प्रांतीय विधान परिषद में इसकी संख्या एक समान नहीं थी। देखिए, जब 1909 का अधिनियम आया तो इसका जो प्रांतीय विधानसभा था उसका आकार में काफ़ी वृद्धि होगा। पहले 16 थी, फिर उसके बाद 60 हो गई, यानी कि वृद्धि हो गई। इसके जो विधान परिषद की जो संख्या थी वो कभी एक समान नहीं रही। दूसरा है, इसने केंद्रीय परिषद में सहकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। देखिए, इसमें जो केंद्रीय परिषद था उसको सरकारी बहुमत बनाए रखा गया, लेकिन इसमें प्रांतीय परिषद में जो गैर सरकारी सदस्य था उसको भी बहुमत का अनुमति पूरी तरह से था, यानी उसे वंचित नहीं किया गया। नेक्स्ट देखिए, इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषद के चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया और उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना आदि। देखिए, इसी के अनुसार 1909 का जो अधिनियम है इसी के अनुसार विधान परिषद का चर्चा कार्यों को दायरा को बढ़ाया गया और उदाहरण के तौर पर बहस करना, बजट पर अनुपूरक प्रश्न पूछना और बजट पर संकल्प रखना इत्यादि इसी के प्रावधान से स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट है, इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद की
प्रथम भारतीय सदस्य बने और उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। 1909 का जब अधिनियम आया तो जब पहले तो विदेशी लोगों को वायसराय, गवर्नर ये सब बनाया गया, लेकिन जब 1909 का 1909 हाँ 1909 का जब अधिनियम आया तो फिर उसके बाद पहली बार किसी भारतीयों को वायसराय और गवर्नर का कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। और जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे ये वायसराय के कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा प्रथम भारतीय थे जिन्हें ये पद हासिल हुआ। किस अधिनियम के तहत? तो 1909 के अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया और इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिक प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक रूप में माना गया। देखिए 1909 का जो अधिनियम आया इसमें निर्वाचन के आधार पर मुस्लिम के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान था, यानी कि जो मुस्लिम के अंतर्गत आते हैं वो मुस्लिम सदस्य को ही चुनाव देंगे, मतदान देंगे, ठीक है, मतदान करेंगे। और इस प्रकार जो है सांप्रदायिकता को वैधानिक प्रदान के लिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के रूप में जाना गया, यानी कि लॉर्ड मिंटो जो थे वो सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक थे। नेक्स्ट है इसमें प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जिम्मेदारियों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया गया, यानी कि जितने भी विश्वविद्यालय थे या फिर कोई चैम्बर्स था या कॉरपोरेशन, सब के लिए इसकी जिम्मेदारी को निभाने के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1909। ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919 क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। यानी कि 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषित किया कि भारत में जो क्रमिक उत्तराधारी सरकार है उसकी स्थापना करना है हमें। तो किसने किया था? ब्रिटिश सरकार ने। कब किया? 20 अगस्त 1917 को, कि जो भी उत्तरदायी सरकार है उसका स्थापना करना बहुत ज़रूरी, मतलब जो जिस पद के लायक है उसे उस पद में उसको दिया जाएगा। नेक्स्ट है क्रमिक रूप से 1919 में भारत सरकार अधिनियम बनाया गया जो 1921 से लागू हुआ और इस कानून को मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। और मॉन्टेग भारत के राज्य सचिव थे जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। देखिए 1919 में जब भारत शासन अधिनियम बनाया गया तो 1921 में इसे लागू किया। 1919 में बनाया गया लेकिन लागू 1921 में किया गया और इसी कानून को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। 1921 में जो लागू हुआ उसी कानून को मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया और मॉन्टेग भारत के राज्य सचिव थे जबकि चेम्सफोर्ड जो थे भारत के वायसराय थे। अब देखिए इस अधिनियम की विशेषता क्या है। 1919 की विशेषता ये है, देखिए पहला पॉइंट है केंद्रीय और प्रांतीय विषय की सूची की पहचान कर एवं उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद को अपनी सूचियों की विषय पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया और लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा। देखिए 1919 का जब अधिनियम आया तो इसमें हर अलग अलग प्रांतीय, जो केंद्रीय है कोई प्रांतीय, तो उसका विषय जो है उसको सूची का पहचान करने के लिए अलग अलग राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण जो है वो कम हो गया तो फिर उसके बाद प्रतिनिधि विधान परिषद जो था, प्रांतीय विधान परिषद जो था, अपनी सूची को विषय में विधान बनाने का अधिकार प्रदान उसको कर दिया गया। लेकिन सरकार का जो ढांचा था, स्ट्रक्चर था, वो केंद्रीय और एकात्मक ही बना रह गया, मतलब वो पूर्ण रूप से लायक नहीं हुआ, वो उसका जो है अधूरा ही रह गया। नेक्स्ट है इसने प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभक्त किया, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य में उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। दूसरी ओर आरक्षित विषय पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद का शासन से
सहायता से शासन करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं था। और शासन के इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध यानी कि यूनानी शब्द डाई और की से व्युत्पन्न शासन व्यवस्था कहा गया। हालांकि यह व्यवस्था काफ़ी हद तक असफल रहा। देखिए 1919 का प्रांतीय विषय को दो भागों में बांटा गया, क्योंकि पहले जो था वो एकात्मक ही रह गया, तो फिर उसके बाद इसे दो भागों में विभक्त किया गया, हस्तांतरित और आरक्षित था। जो हस्तांतरित था उस पर गवर्नर का शासन होना था, और जो आरक्षित था उस पर मंत्रियों की सहायता लेना जरूरी था, क्योंकि जो विधान परिषद था वो उत्तरदायी था, और दूसरी ओर आरक्षित विषय पर गवर्नर जो था वो कार्यपालिका परिषद का सहायता से शासन करता था। ठीक है, देखिए कितना इम्पोर्टेंट बात है ये कि जो हस्तांतरित विषय था उसका लेखा जोखा कौन रखता था, गवर्नर, और जो आरक्षित था उस पर गवर्नर कार्यपालिका जो है परिषद की सहायता से शासन करता था शासन, लेकिन किसी न किसी के हेल्प से करता था। और इसी कारण जो है इसका जो व्यवस्था है, शासन व्यवस्था, वो पूरी तरह से सफल नहीं हुआ, मतलब असफल ही रह गया, जैसा सोचा वैसा नहीं कर पाया। देखिए नेक्स्ट है, इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ कर दी, और इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। 1919 का जो अधिनियम आया तो ये जो है पहली बार देश में द्विसंसदीय व्यवस्था का प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था को शुरू किया, और इस प्रकार जो है राज्यसभा और लोकसभा दोनों का गठन तो हो गया, लेकिन दोनों का गठन जो हुआ वो दोनों सदनों का जो था गठन वो बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया गया, प्रत्यक्ष किया गया, ना कि अप्रत्यक्ष। नेक्स्ट है, इसके अनुसार वायसराय के कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्य का भारतीय होना आवश्यक था। 1919 का जो अधिनियम था इसमें जो वायसराय का कार्यकारी परिषद था उसमें 6 तो चुने गए, लेकिन 6 जो चुने गए उसमें से 3 सदस्य भारतीयों का होना इसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, ये 1919 का अधिनियम के अनुसार। नेक्स्ट है, इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय, ईसाइयों और अंगल भारतीय और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया गया। देखिए इसमें जो है जो सांप्रदायिक आधार है वो सिख को भी दिया गया और भारतीय ईसाइयों को भी दिया गया, और अंगल भारतीय और यूरोपियों के लिए भी निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया गया। और इस कानून ने संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। 1919 का अधिनियम ही कानून ने संपत्ति कर और शिक्षा का संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है, इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया, और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया। देखिए 1919 का जो कानून अधिनियम था वो लंदन में भारत के कार्यकाल जो है कार्यालय का सृजन किया, और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया, यानी कि जो उन्होंने जो क्या किया, जो कानून लंदन में भारत के द्वारा था उसे क्या कर दिया, स्थानांतरित कर दिया, यानी कि बदल के रख दिया। फिर देखिए उसके बाद क्या हुआ, इसने एक लोक लेखा सेवा आयोग का गठन किया। लोक लेखा सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के अनुसार, तो 1919 अधिनियम के अनुसार। फिर उसके बाद 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया। तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया, 1926 में। किसके लिए, तो सिविल सेवकों की भर्ती के लिए। किस अधिनियम के अनुसार, तो 1919 के अधिनियम के अनुसार।
नेक्स्ट टॉपिक है, इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया और राज्य विधानसभाओं को अपने बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया। देखिए पहले क्या था कि जो वो लोग तय करते थे उसी पे अमल करना है, लेकिन नहीं, इसमें 1919 में क्या हुआ, पहली बार ऐसा हुआ कि केंद्रीय बजट जो है उसको राज्य बजट से अलग कर दिया गया। किस अधिनियम के अनुसार? 1919 का अधिनियम के अनुसार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने का अधिकृत कर दिया गया। नेक्स्ट है, इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 बरस बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। देखिए जो भी अपने अनुसार अपना बजट स्वयं बनाएगा उसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन भी किया गया जिसमें उसका कार्य जो है 10 बरस तक तो वो कर सकता है, लेकिन फिर 10 बरस का जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत उसे करना ही था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है साइमन आयोग। इसमें क्या है कि ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में यानी निर्धारित समय से 2 वर्ष पहले ही नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग के गठन की और आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसीलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया और आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की तथा द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकार का विस्तार और ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना तथा सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने आदि सिफारिश की। देखिए जो साइमन आयोग था उसने ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 2027 में नए संविधान की भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए किया। मतलब भारत में जो स्थिति है उसमें नए संविधान का नेतृत्व को लाया गया। उसमें पहला कौन था? सर जॉन साइमन था जिसने 7 सदस्यों को वैधानिक आयोग का गठन के लिए घोषणा कर दिया। देखिए कितना होशियार था, पहले तो था नहीं लेकिन अब जब आया तो 7 नए सदस्य वैधानिक आयोग का गठन का घोषणा किया और आयोग का सभी सदस्य जो कौन थे? ब्रिटिश ही थे और इसीलिए सभी दल ने इसका बहिष्कार कर दिया, बोला नहीं ब्रिटिश लोग नहीं चलेंगे, तो सभी लोगों ने इसका बहिष्कार कर दिया। अगर करना ही है तो हम लोग खुद का करेंगे, ब्रिटिश लोग क्यों इसमें शामिल होंगे, तो इस कारण से ये नहीं हुआ, सभी ने इसका बहिष्कार कर दिया। और आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की, फिर भी देखिए वो लोग हार नहीं माने। उसने क्या किया, साइमन आयोग ने 1930 में फिर से अपना रिपोर्ट पेश किया और द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकार का विस्तार किया और ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना एवं सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने आदि की सिफारिश की। यानी कि उन लोगों का मतलब उन लोगों का ये हमेशा चलता आया है कि नहीं, उन लोगों ने हार नहीं मानी, उन लोगों ने कोशिश किया कि कम से कम हमारे ब्रिटिश जो है वही शामिल हो, उनका ये सिफारिश चालू ही रहा, उन्होंने हार नहीं मानी और बंद नहीं किया। नेक्स्ट है, इस पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किया और इस सम्मेलन में हुई चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधार पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद के संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया और इस समिति की सिफारिश को कुछ संशोधन के साथ यानी कि भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल कर दिया गया। देखिए उन लोगों से जब इतना नहीं हुआ तो फिर उन लोगों ने अपने आप में विचार किया जिसमें ब्रिटिश सरकार भी शामिल थे और भारतीय भी शामिल थे और उन लोगों ने सभी योजनाओं को बनाते हुए फिर उन्होंने रियासत के प्रतिनिधित्व के साथ ही 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया और फिर उन लोगों ने क्या किया, संवैधानिक सुधार पर एक श्वेत पत्र तैयार किया जिसे विचार लिया गया कि ब्रिटिश संसद जो है संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष इसे रखा जाए, यानी कि किसी न किसी तरह से ब्रिटिश को इंक्लूड किया ही जाए। तो इस समिति की सिफारिश को भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल लास्ट में कर दिया गया। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सांप्रदायिक अबोर्ड। सांप्रदायिक अबोर्ड में देखिए क्या है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडॉनल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की और इसे कम्युनल अबोर्ड या सांप्रदायिक अबोर्ड के नाम से
जाना गया। अबोर्ड ने न सिर्फ मुस्लिम, सिख, ईसाई, यूरोपियन और अंगल भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया, बल्कि इसे दलितों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था से गांधी बहुत व्यथित हुए और उन्होंने अबोर्ड में संशोधन के लिए पूना के यरवदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया और अंत में कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना गया, और इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया और दलितों के लिए स्थान भी आरक्षित कर दिया गया। देखिए, सांप्रदायिक अबोर्ड क्या है, पहले तो समझते हैं। ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री था वो रेमजे मैकडॉनल्ड ही था, और उसने ही क्या किया, अगस्त 1932 में प्रतिनिधित्व पर एक योजना का घोषणा किया, और इस घोषणा में उसने क्या किया, कम्युनल अबोर्ड, यानी कि जिसे हम लोग सांप्रदायिक अबोर्ड के नाम से भी जानते हैं, उसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, यूरोपियन, अंगल भारतीय सबको अलग अलग निर्वाचन करने का व्यवस्था पर विस्तार किया। और इसमें क्या हुआ कि जो दलित थे उसको विस्तारित कर दिया गया, और दलित के लिए जो है अलग से निर्वाचन व्यवस्था के लिए गांधी बहुत व्यथित हुए, और उन्होंने क्या किया, अबोर्ड में संशोधन कर दिया। फिर उसके बाद उनको क्या हो गया, पूना के यरवदा जेल में उन्होंने अनशन कर दिया। फिर उसके बाद कांग्रेस दल के जो नेता थे उन्होंने दलित नेताओं के बीच एक समझौता किया, जिसे हम लोग पूना समझौता कहते हैं, और इसमें जो है संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा और दलितों के लिए स्थान भी आरक्षित कर दी गई। यानी कि जो दलितों के लिए आरक्षित है वो 1919 से ही चलता आया है, ये कोई न्यू बात नहीं है। देखिए, नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 क्या है, देखते हैं। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ, और यह लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो दस्तावेज तैयार हुआ था वो, उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो दस्तावेज तैयार हुआ उसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। तो 21 धाराएं और 10 अनुसूचियां का जो दस्तावेज है वो किससे तैयार हुआ था, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही स्टार्ट हुआ था। अब देखिए, इसकी विशेषता क्या है। इसकी विशेषता ये है कि इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया, और अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियां रखी। कौन कौन सी? संघ सूची जिसमें 59 विषय है, राज्य सूची जिसमें 54 विषय है, और समवर्ती सूची जिसमें दोनों के लिए 36 विषय है। इसके आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया, और अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई। हालांकि ये संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई, क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। देखिए, इस नियम का जो विशेषता है, इसी में राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची को स्थापना हुआ। इसमें क्या है कि संघीय सूची में 59 विषय था, राज्य सूची में 54 विषय था, और समवर्ती सूची में दोनों के लिए दोनों तरफ से 36 विषय था, और इसी के आधार पर शक्ति का बंटवारा कर दिया गया। यानी कि हर लिस्ट में अलग अलग प्रकार की शक्तियां हैं, जो कि सिर्फ संघीय सूची का है तो उसी में ऐड होगा, राज्य सूची का है तो वही कर सकता है, समवर्ती सूची का है तो उसी के अंतर्गत आ सकता है। इस प्रकार के छोटे छोटे पॉइंट्स को अपने अपने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, जो कि इस डिपार्ट का है तो इसी डिपार्ट में रहेगा, अगर ये राज्य सूची इस डिपार्ट में आता है तो इसी डिपार्ट में रहेगा, इस तरह से करके। तो ये जो है लागू कर दिया गया भारत शासन अधिनियम 1935 से ही। हेलो एवरीवन, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। हम लोगों ने भारत शासन अधिनियम 1935 तक देखा है, फिर 1935 का हम लोग इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। फिर हम लोग का रह गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम
बस एक ही पॉइंट रह गया है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम टॉपिक ही रह गया है। और इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन से आए और कौन कौन से भारतीयों का इसमें संकलन हुआ वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, बस थोड़ा सा है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरा ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक तो ज़रूर से करें, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।